हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। बहुत दिनों बाद 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं अपलोड की थी। अब आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। पिछले वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट और उससे पहले के सभी टॉपिक मैंने फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने डिटेल में देखना है कॉन्सेप्ट्स को तो जरूर से जाके देखिए। और आप कह रहे होंगे कि सर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। आपको इस क्वेश्चन जो ये फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है जो बैक एक्सरसाइज में आपको दी जाती है वो भी मैं करवाऊंगा और कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो ये एग्जांपल्स हैं जो पिंक कलर में आपको देखने को मिलते हैं ये तो मैं करवाता ही हूँ आपको, और अच्छे से प्रैक्टिस होती है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आप अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस जाके देखेंगे तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स को सॉल्व करने का। मैंने क्या बताया था, आप किसी के भी तरीकों को फॉलो करिए, आपका आंसर आना है। पर जो आपको ईजी लगता है वो तरीका आपने फॉलो करना है। बट वो तरीका आपने फॉलो किया, बट आपने क्या करना है एग्जाम के अंदर, अगर स्कूल एग्जाम में आप चीज़ें लिख रहे हैं तो आपने इस तरीके से, जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया है उस तरीके से लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। आपके नंबर कोई काटेगा नहीं अगर आपका आंसर सही है, बट एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत पड़ती है। अगर एक्सप्लेनेशन बीच में कट कर दोगे कि भाई इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना, या ये आपने कैसे किया, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके लिए ये दिक्कत हो सकती है, नंबर कट जाएंगे। ओके, तो आपने ऐसे करना है। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो टिक करना होता है, तो आप कोई भी शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको पिछली वीडियो में, आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। आपने जरूर से उस वीडियो को देखी होगी और अच्छे से उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा जो मैंने करवाया था। कभी भी कोई क्लास में क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो उस क्वेश्चन को आपने क्लास में तो किया, वीडियो पॉज करके किया, बट उस क्वेश्चन को आपने दोबारा से जब आप पढ़ चुके हैं, जब रिवाइज कर रहे हैं, पूरे हफ्ते का रिवाइज करने बैठे हैं, तब भी इस क्वेश्चन को करिए। तो एक और क्वेश्चन लाया हूँ लिमिटिंग रिएजेंट का, उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले एक क्वेश्चन हम लिमिटिंग रिएजेंट का करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, या मैं कह सकूँ कि रिवाइज हो जाए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। जिन बच्चों को लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता जरूर से पिछली वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट चेकआउट करिए। अच्छे से हर एक टॉपिक को डिटेल में बता रखा है, लिमिटिंग रिएजेंट को भी। थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और ए और बी पार्टिसिपेट कर रहा है, ए प्लस बी पार्टिसिपेट करके सी बना रहे हैं, तो ए अगर कम पड़ जाएगा, जैसे समझ लो 10 ग्राम मुझे ए चाहिए, 10 ग्राम क्या कहते हैं बी चाहिए, 20 ग्राम सी बनाने के लिए। बट मेरे पास ए हमारा 5 ग्राम है और ये हमारा 10 ग्राम है। तो आप ध्यान से देखिए कि ए हमारे को कम पड़ रहा है, और जो चीज़ कम पड़ जाए रिएक्शन को बीच में वही चीज़ रोक देती है। यानी कि होगा क्या, ये 5 ग्राम और इसका 5 ग्राम रिएक्ट करके 10 ग्राम सी बना देगा, और इसका 5 ग्राम एक्स्ट्रा बच जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना, अगर 2x पे देख रहे हो तो स्लो कर लो। मैंने क्या बोला, जो चीज़ कम पड़ जाती है रिएक्शन के अंदर उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाती है उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। दूसरी चीज़, जो चीज़ कम पड़ रही है वही प्रोडक्ट के रिजल्टेंट पे असर डालती है, यानी कि बीच में रिएक्शन रुक जाएगी, यानी कि 10 ग्राम ही सिर्फ बनेगा, 20 ग्राम बनने से जो हमारा टारगेट था वो पूरा नहीं होगा, और इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। आपको क्वेश्चन ये आएगा कि कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि बताओ उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा चीज क्या बोलेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग से बताओ कि भाई प्रोडक्ट कितना बनेगा। मेरी बात समझना ध्यान से, लिमिटिंग रिएजेंट LR ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मेरी बात समझ आई, ये लिख लो, कहीं नोट करके लिख लो, नोट करके व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख लो कि व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज क्या, हिंदी को हिंदी में लिखना है पर अंग्रेजी वाली हिंदी, यानी कि LR ही डिसाइड करता है, डिसाइड, DICIDE, सही लिखा है ना मैंने, डिसाइड, डिसाइड स्पेलिंग सही है। अरे भाई वीडियो बनाते टाइम दिक्कत हो जाती है। डिसाइड करता है, करता है प्रोडक्ट, यानी कि LR ही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, यानी कि LR अगर कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। चाहिए था हमें 10 ग्राम, है 5 ग्राम, इसके कारण प्रोडक्ट हमारा 10 ग्राम बनेगा, 5 ग्राम एक्स्ट्रा बच गया। यानी कि जब आपने आपको मैं तरीका पिछले वीडियो में बताया है कि LR जैसे आपने निकाल लिया कि भाई ये लिमिटिंग रिएजन है, तो इसी को फॉलो करके, इसी के अकॉर्डिंग पे, या इसी के बिहाफ पे आपने प्रोडक्ट निकालना है, इसके बिहाफ पे नहीं लगाना। यानी कि LR ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक्सेसिव रिएजेंट ER, एक्सेस रिएजेंट डिसाइड नहीं करता, LR डिसाइड करता है। यानी कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने आ गया, जैसे ही आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया उसके बाद LR का यूज करके अगर उसने पूछा बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आपने बता देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पिछले वीडियो में वैसे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था, इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन लेंगे, उससे प्रैक्टिस करते हैं।
अब ये देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए कि भाई 2.4 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, और वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि ये मैग्नीशियम, ये 3.2 है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि कोई यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही आप चीज़ें कैलकुलेट करोगे, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही आप MgO का वो कितना MgO बनेगा वो निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन लिखेंगे कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ, क्या दे रहा है हमारे को, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही कहा है उसने, हाँ जी यही कहा है। मैंने क्या सिखाया आपको स्टोइकोमेट्री वाली वीडियो में कि पहले रिएक्शन को बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 करूँगा, यहाँ 2 हो जाएगा, आपका रिएक्शन बैलेंस होगी। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2.4 ग्राम हमें मैग्नीशियम दे रखा है, 3.2 ग्राम क्या दे रखा है हमारे को, ऑक्सीजन, और हमें इसको किस में निकालना है, ग्राम के अंदर निकालना है। मैंने क्या सिखाया आपको पिछली वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट वाले, कि जो चीज़ दे रखी है वो उसके नीचे लिख दो, और जो पूछा है उसके नीचे लिख के उसकी यूनिट लिख दो। फिर मैंने आपको स्टोइकोमेट्री में सिखाया है डिफ़ॉल्ट लिखना, कि अगर ये ग्राम गिवन है तो इसका डिफ़ॉल्ट ग्राम लिख सकते हो। मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, 24, 24 टू जा 28 ग्राम, यहाँ पे लिख दोगे। बात समझ आई? 28 ग्राम कैसे लिखे, अगर नहीं समझ आ रहा तो पिछली से पिछली वीडियो 2 देख के आना। उसके बाद ये 3.2 ग्राम है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 32 ग्राम आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम निकाल लेते हैं 24, ये हमारा 24 हो गया, और ऑक्सीजन का 16, इससे 0 एक हासिल 4, और ये 2 हैं तो ये हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ पे आएगा 80 ग्राम। सारे ग्राम में गिवन थे तो मैंने डिफ़ॉल्ट यानी कि जो स्टैंडर्ड्स थे वो लिख लिए मैंने। किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, पिछली वीडियोज़ देख के आएँगे तभी समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब क्या करोगे आप? अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे। आपको तो कैसे फाइंड करना सिखाया मैंने? मैंने क्या बोला है आपको कि आपको पता करना है कि अगर 2.4 मैग्नीशियम दिया है, 2.4 मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है? निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको छुपा लोगे। यानी कि आपको नहीं पता ऑक्सीजन कितना दे रखा है, हम देखते हैं कि 2.4 अगर मैग्नीशियम हो तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा 2.4 मैग्नीशियम के लिए, तो हम इसको हाथ यहाँ पे रख लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 32, और इसको नीचे ले आऊँगा अपॉन में 28, और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा आती है, मतलब इस वैल्यू से ज़्यादा आती है, चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं फिर मैं समझाता हूँ क्या चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे आपने छुपाया और उसके बाद ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ले आके डिवाइड कर दिया, फिर एक वैल्यू आएगी वो लिख लोगे, फिर इसके साथ करोगे, इसको छुपाओगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, नीचे ले आके डिवाइड कर दोगे। यानी कि इसको भी जब मैं छुपाऊँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 328 मल्टीप्लाई टू 3.2 अपॉन में 32, यही चीज़ें लिखी हुई हैं, और ग्राम। अब इन दोनों की वैल्यूज़ निकालते हैं। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा वीडियो की टाइम कम रहे, आपका समय बचे। आप खुद से करोगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब ये देखिए मैंने क्या किया, पहला स्टेप क्या किया, मैंने इसको छुपाया, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे ले आके डिवाइड किया। तो मैंने क्या देखा, मैंने अभी छुपा रखा है कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इसको छुपा देता हूँ, मुझे इरेज़र इधर इसके ऊपर कुछ रख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैप मैंने इसके ऊपर रख दिया, सॉरी इसके ऊपर। मैंने क्या किया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके डिवाइड किया। मैंने क्या देखा कि 2.4 ग्राम अगर मैग्नीशियम है तो मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए? मुझे ऑक्सीजन चाहिए 2.74 ग्राम। इतना रहेगा तो मेरा प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा, और मुझे दिया कितना है, 3.2 ग्राम, यानी कि इससे ये ज़्यादा है, यानी कि ये तो बढ़िया चीज़ हो गई, यानी कि ये एक्सेस में है। एक्सेस में है तो ये क्या हो गया, ER, एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है, ये तो बढ़िया है। अब आ जाओ, मैंने इसको छुपा लिया कि अगर 3.2 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, 3.2 ऑक्सीजन दे रखा है तो मुझे मैग्नीशियम कितना चाहिए, तो मैंने मैग्नीशियम को इधर छुपा लिया। तो मैग्नीशियम कितना चाहिए, इसको इधर ले गया, इसको नीचे किया, तो 2.8 ग्राम चाहिए, और इधर दे कितना रखा है, 2.4 ग्राम, यानी कि ये कम है। मुझे 2.8 ग्राम चाहिए, है कितना, 2.4 ग्राम, यानी कि यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। कैंगरू कॉन्ग्रेचुलेशन, कैंगारू बोलने जा रहा था, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। समझ आई कैसे करनी चीज़ें, कि आपको दोनों गिवन है, बट एक को छुपा के आपने जो मैंने ट्रिक बताई पिछली से पिछली वीडियो में बता रखी है, देख के आना, और आप निकाल लोगे कितना चाहिए और कितना दे रखा है, कितना चाहिए कितना दे रखा है। ये एक्सेस में दे रखा है, ये कम है, या आप कह सकते हो ये कम दे रखा है, तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी कि LR आपने फाइंड कर लिया। जैसे ही आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हो तो इसी के
मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट आपने प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, अब इसको देखोगे, इसको अब तो भूल जाओगे क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो यही डिसाइड करेगा मैग्नीशियम कितना बनेगा। तो इस 2.4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि मैं क्या करूँगा 80 मल्टीप्लाई 2.4 और इस 28 को ले आकर यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। इसको कैलकुलेट करिए वीडियो पॉज करके और मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो इसको हम करते हैं कैलकुलेट। ये हो गया हमारा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 7 जा 6 जा, ये चल गया 3 पे 2, ये 5 3 0 जा 0 8 3 जा 24 7 5 जा 30 3 लगभग हमारा 7 के करीब आंसर आएगा। 3 7 जा 24 ना 3 8 जा 24, लगभग हमारा 7 या 8 के करीब आएगा, हमारा आंसर आएगा। एक बार मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारा इजी हो जाए, करेक्ट हो जाए। आप ज़रूर से इसको करिए और मुझे बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। मेरा आंसर 7 आ गया इसके हिसाब से, और हमारा 7 3 जा 21 होता है। और मेरे को कैलकुलेटर से यहाँ पे मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है, इसको दोबारा से करते हैं ताकि कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो इसको हम करते हैं दोबारा से। हम क्या करेंगे 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 मल्टीप्लाई 2.4 अपॉन में 28, इसको आप करेंगे तो आपका 6.8 के करीब मेरा आंसर आ रहा है। आपका कितना आ रहा है आप एक बार करिए और मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए। कई बार मिस्टेक हो जाती है हमारी कैलकुलेशन में, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा आंसर ठीक आ रहा था, थोड़ा सा मुझे ही कन्फ्यूजन हो गई थी। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, समझो, कभी मिस्टेक होगी, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको, आप कई बच्चों को क्वेश्चन आता है ना, सर आप क्यों कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो, आपसे भी तो मिस्टेक हो रही है। बच्चा मेरी बात एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमें एग्ज़ाम हम दे के आ चुके हैं, हम अब कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। बट आपको अभी एग्ज़ाम देने जाना है, इसलिए आपको कैलकुलेटर ना यूज़ करो तो अच्छी बात है, आप यूज़ भी कर सकते हो, बट आपका उसमें नुकसान होगा, आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी। हमारा क्या काम क्या है, हाँ, आपको कॉन्सेप्ट समझाना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना। कई बार हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अब हम स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, ठीक है। उसको बात को हटाओ, अब देखो, हमें जब पता लगा लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो इसके हिसाब से जब मैंने आपको समझाया स्टोइकोमेट्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो वो चीज़ आपने लगानी है और इस 2.4 के हिसाब से इसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो हमारा प्रोडक्ट कितना आया, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि 6.8 ग्राम आपका बनेगा। कई बच्चे कहेंगे सर इस रिएक्शन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, इस तरीके से भी इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या इस तरीके से भी आंसर सेम आएगा? नहीं, आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि आपने एटम्स बदल दिए, आपने बैलेंसिंग में चेंजेस कर दिए। तो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपके LR कितने आएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपका आंसर सही है, वेरी गुड, आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है रिएक्शन इन सोल्यूशन, यानी कि किसी सोल्यूशन में हमारी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं। A majority of reaction in the laboratories are carried out in a solution, यानी कि हमेशा लेबोरेटरी में जो रिएक्शंस होते हैं वो हम ज़्यादा करके सॉल्यूशंस में करते हैं। Therefore, it is important to understand as how the amount of substance is expressed, यानी कि हमें ये समझना जरूरी है कि अगर किसी लिक्विड में या सोल्यूशन में हम रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें कितनी चीज़ें किस मात्रा में मिला रखी है, ये हमें कैसे पता लगेगा। When it is present in the form of a solution, किसी सोल्यूशन के फॉर्म में आपका केमिकल प्रेजेंट है तो आप किस तरीके से पता लगाओगे कि कोई चीज़ उसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट मिला रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर सोल्यूशन बनाया, आप घर पे शरबत बना रहे हो, लेबोरेटरी में नहीं बना रहे, तो उस शरबत में कितनी चीनी डाली, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो तुम बोलोगे 2 चम्मच चीनी डाली है 1 गिलास के अंदर। बट लेबोरेटरी की भाषा में अगर आपको किसी को समझाना है, क्योंकि किसी साइंटिस्ट को ऐसा थोड़ी बोलोगे 2 चम्मच मैंने ये जी केमिकल डाला, नहीं, आपको साइंस की भाषा में बताना होगा कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट आपने लिया है किसी सोल्यूशन में, वो किस तरीके से बताओगे। तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी कि भैया अगर तुम्हें कोई कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना है किसी सोल्यूशन के अंदर तो तुम ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकते हो। पहली क्या चीज़ है, मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। आप अपने सिरप लेकर देखना, आप दवाइयों पे देखना, ऐसी चीज़ें लिखी रहती हैं, वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आपको ऐसा भी लिखा दिख जाएगा, या आपको ऐसा भी लिखा दिख जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे सिर्फ वेट बाय वेट परसेंटेज बता रखा है, पर मैं आपको वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बताऊंगा क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनते हैं।
फिर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। सर बहुत बार एग्जाम में आता है, ये बता दो। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या, मोलैरिटी, और एक है हमारा मोलैलिटी। ये हम दोनों पढ़ेंगे और इन दोनों के डिफरेंस को हमेशा याद रखना। एक है लैरिटी, मोलैरिटी, और एक है मोलैलिटी। इन दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको भी याद रखना। सर ये होता क्या है, ये तो आपने बताया नहीं। अच्छा चलिए बता देते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं कि भाई ये इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज क्या कहता है? इट इज obtained बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन। मास परसेंटेज का मतलब क्या है, आपको ध्यान से समझोगे। मास परसेंटेज का पहले फॉर्मूला याद रखो। मास परसेंटेज किसी का निकालना है तो आप लिखोगे मास ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। पहली बात ये समझिए, ये परसेंटेज वाली चीज है। दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल कोई आपने सोल्यूशन लिया है, या फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉल्वेंट लिया है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपको पता है, यानी कि अगर अगर पानी और चीनी का घोल मिला रहे हो तो जो चीनी है वो क्या है, सॉल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई। दूसरी चीज़, जो सोल्यूशन आप बना रहे हो, सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सोल्यूशन भी हो सकता है, गैसेस सोल्यूशन भी हो सकता है। यानी कि आप लिक्विड के अंदर सॉलिड भी मिला सकते हो, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला सकते हो, और गैस के अंदर भी सॉलिड मिला सकते हो। ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आप बना सकते हो। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मैंने मास ऑफ सोल्यूट लिया और मास ऑफ सोल्यूशन लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। सर समझ नहीं आया थोड़ा, तो इसको समझाइए। अच्छा समझाता हूँ। पहले ये फॉर्मूला याद कर लो। हाँ सर फॉर्मूला याद कर लूँगा, अब इसका मतलब बता दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, इस क्वेश्चन से समझ आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक सोल्यूशन है, प्रिपेयर किया गया 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए नाम का कोई सब्सटेंस है। किसी सोल्यूशन के अंदर हमने 2 ग्राम सब्सटेंस डाला और 18 ग्राम वाटर था। यानी कि मैंने 2 ग्राम कोई चीज़ ली और 18 ग्राम वाटर में डाल दिया, तो वो एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है सर, समझ आ गया। मैंने कोई 2 ग्राम चीज़ें ली, वो ए मुझे नहीं पता क्या है, पर 18 ग्राम पानी के अंदर डाल दिया। अब मुझे बताइए कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। अब इसने पूछ लिया कि मास परसेंटेज, कि कितना मास या कितना परसेंटेज ऑफ मास उस सोल्यूशन में सोल्यूट का है। बात समझ आई? यानी कि समझो मेरी बात, तुमने 18 ग्राम वाटर ले लिया और 2 ग्राम चीनी डाल दी, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा भैया तुम मुझे बताओ कि उस सोल्यूशन के अंदर चीनी का जो मास है वो कितना परसेंट है, ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे चीनी नहीं है, कुछ और चीज़ है, मैंने एग्जाम्पल चीनी का दिया। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे मास परसेंटेज ऑफ ए, क्योंकि ए का पूछा है तो मास परसेंटेज ऑफ ए क्या है, सोल्यूट। तो मास ऑफ ए अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ ए क्या दे रखा है, 2 ग्राम। कई बच्चे यहाँ पे 18 ग्राम लिख देते हैं, पर 18 ग्राम सॉल्वेंट का मास है जिसके अंदर हम मिलाया है। पर सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। लिख लेना, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट को हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो 18 प्लस 2, ये इधर 20 हो जाएगा। 2/20, ये देखो 2/20 किया मल्टीप्लाई 100, यानी कि 10%। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, ए इज इन द सोल्यूशन। ए जो है हमारा सोल्यूशन के अंदर किस प्रकार से मौजूद है, 10%। यानी कि 10% ऑफ ए इज प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन। यानी कि 10% वेट बाय वेट। इसको और मैं क्या बोलूंगा, 10% वेट बाय वेट। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि 10% जो हमारा ये सोल्यूट है वो पूरे सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब उस सोल्यूशन का 10% कितना होगा, 2 ग्राम है। बात समझ आई? ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में। परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज मास बाय मास, ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं, आपको मैं समझाता हूँ। ये देखो, आपने बस इस पे ध्यान रखना। अगर आपको कोई स्टेटमेंट आई 20% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सोल्यूशन, तो इस स्टेटमेंट से क्या समझोगे कि 20% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन। तो 20% वेट बाय वेट पढ़ाया भी आपको। 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। कभी भी ऐसा लिखा आ जाए 20% वेट बाय वेट, यानी कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और दोनों का वेट दे रखा है। बात समझ आएगी? हाँ जी सर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाए, मैं भी समझाता हूँ। पहले ये समझ आया, चलो कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, तो चीज़ें समझ आएंगी। जैसे कि मैंने आपको लिख के दे दिया 30% वेट बाय वेट NaCl इन सोल्यूशन। इससे आपको क्या समझ आएगा, 30% NaCl वेट बाय वेट सोल्यूट। तो 30% वेट बाय वेट जैसे लिख देगा, ये वाला डिनोट करता है सोल्यूट को, ये वाला सॉल्वेंट को, यानी कि दोनों ही का वेट दे रखा है। दूसरी चीज, परसेंट से आपको क्या समझ आता है, मैंने बोला मेरे
90% है। 90% का मतलब आप क्या समझोगे कि सर के 90% आए, इसका मतलब क्या है? 100 में से आए होंगे ना 90%, 1000 में से तो नहीं आएंगे। परसेंट का मतलब ही होता है 100। ठीक है, यानी कि 30% का मतलब ये लिख सकता हूँ, 30 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन। मेरी बात समझ आ रही है? सॉल्वेंट लिखने की जरूरत थी, सोल्यूशन 100 ग्राम होगा तभी तो 30% आया। 30 कहाँ से आया? 100 होगा तभी तो 30% तो NaCl है, बाकी जो पूरा सोल्यूशन NaCl और सॉल्वेंट को मिला के 100 हो गए, यानी कि 30 ग्राम NaCl 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आई। मैंने एक बोला 0.1% पॉइजन, एग्जाम्पल के लिए पॉइजन इन द सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन है, जैसे समझ लो शरबत है, उसके अंदर किसी ने पॉइजन डाल दिया। कितना डाला? 0.1%। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पे वेट बाय वेट भी लिखा हुआ है, तो वेट बाय वेट का मतलब 0.1 ग्राम ऑफ पॉइजन। बच्चों के ऐसे जल्दी समझ आता है, पॉइजन हाँ जहर मिला दो सर, आपके ही खाने में मिलाएंगे। तो 0.1 ग्राम ऑफ पॉइजन इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बात समझ आई कि अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो आप लिख लोगे चीजें? हाँ जी सर लिख लेंगे। अच्छा सर, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया तो क्या करेंगे? सिंपल है, जैसे मैंने बोला 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है? 10%। चलो पॉइजन का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सर आपके खाने में मिलाएंगे हम। चलो ठीक है, पॉइजन इन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिखूंगा। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मैंने क्या बोला? ये होता है सॉल्यूट के लिए, ये होता है सॉल्वेंट के लिए। यानी कि तुम्हें क्या समझ आएगा कि 10, अब ग्राम नहीं लिखना, वॉल्यूम का क्या है? ml। 10 ml पॉइजन इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। हाँ जी सर, आप तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे ml लिया है तो यहाँ पे ml लेना है, यहाँ पे तुम लीटर ले रहे हो तो यहाँ पे भी लीटर लेना, पर ml वाला ही चलेगा क्योंकि साइंस में थोड़ी चीजें लेते हो। ठीक है सर, वेट बाय वॉल्यूम आ गया सर, आप समझ आ रहा है मेरे को। 10% वेट बाय वॉल्यूम, क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या ले लें? NaCl इन सोल्यूशन। तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10। अब ये 10 ml लिखना है कि ग्राम कैसे पता लगेगा? ये देखो वेट किस में होगा? ग्राम में। 10 ग्राम NaCl इन, अब वॉल्यूम आ गया तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन लिखने आ गया। हाँ जी सर, फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले तुम समझो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि मैंने बोला 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट NaCl इन सोल्यूशन। दूसरी चीज क्या बोली? 20%, अब ये परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, वेट बाय वॉल्यूम NaCl इन सोल्यूशन। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl इन सोल्यूशन। इन सभी को ओपन करके कैसे लिखोगे? पहले में क्या लिखा है? वेट बाय वेट, यानी कि 20 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन में है। यही समझ आया? ये भी वेट में, ये भी वेट, इसलिए यहाँ पे भी ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम। हाँ जी सर समझ आ गया। अब ये वाला कैसे लिखेंगे? सेकंड वाला, तो 20 ग्राम NaCl, हाँ जी सर, इन वॉल्यूम आ गया 100 ml ऑफ सोल्यूशन। हाँ जी सर, आप समझ आ रहा है, बात समझ आई? अब आप कहोगे यहाँ ग्राम है तो यहाँ ml लेना है, यहाँ पे किलो लिया तो यहाँ पे लीटर लेना है। वो आपको चीजें आती हैं, छोटी क्लासेस में पता है, पर दोबारा से मैं बता रहा हूँ। पर यूनिट हम सीरियस वाली छोटी यूनिट लेंगे क्योंकि छोटी यूनिट यूज होती है। अब ये देखो यहाँ, तो यहाँ पे भी लीटर, यहाँ पे भी वॉल्यूम, यहाँ पे भी वॉल्यूम, यानी कि मैं क्या लिखूंगा? 20 ml NaCl। वैसे होता नहीं, ml में नहीं होता, बट मान लो कुछ x मान लो, यहाँ पे x 20 ml x इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी कि आपको ये डिकोड करने आ गया कि इसको डिकोड कैसे करते हैं। हैकिंग पता है ना, पसंद है ना तुमको? इसको हैक करके हमने एक सेंटेंस में लिख लिया। यानी कि अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन में आएगी तो घबराना नहीं, आप इसको ओपन करके लिख सकते हो। ठीक है सर, समझ आ गया। और क्या समझाना है? देख लो भाई, जो ये अब साइड में फेंकते हैं इस पेज को, और अब देखो मैंने आपको वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल वेट मल्टीप्लाई 100, अभी एक फार्मूला बताया, ये रहा हमारा फार्मूला। अगर आपने ये तो मास बाय वेट परसेंटेज का है, यानी कि मास परसेंटेज का है। वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम का कैसे लिखोगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कैसे लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिख लीजिए, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। अगर वॉल्यूम वाला आ गया तो आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। अगर किसी और का पूछेगा तो उसका वॉल्यूम लिख के नीचे आपने टोटल वॉल्यूम लिख देना है। वेट बाय वॉल्यूम का कैसे करोगे? ऊपर वेट रहेगा, नीचे टोटल वॉल्यूम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100।
ठीक है। जो बच्चे ये नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपको मास परसेंटेज जो है उससे भी काम आप चला लीजिए। और जो ये लिखी हुई ये चीज़ें ये सारी यूनिटलेस होती हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, यानी कि मैं फार्मूला अगर आपके लिए बनाऊँ तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा फॉर सॉल्यूट अगर सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हो तो, अगर किसी और के लिए सॉल्वेंट वगैरह के लिए निकाल रहे हो तो अभी सॉल्यूट के लिए देख रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट लिखा। अब ये क्या है हमारा पूरा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। ये पूरा हमारा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होगा। मतलब जैसे पानी में चीनी मिला रहे हो, ठीक है, पानी में चीनी मिला रहे हो तो जो लास्ट में सोल्यूशन बनेगा वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। तो ये चीज सोल्यूशन के लिए है या सॉल्वेंट के लिए, आप दोनों के लिए बोल सकते हैं। यानी कि मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे टोटल लिखना है, यहाँ पे टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, पहला फार्मूला। हाँ जी सर, ये फार्मूला याद हो गया और इसको डिकोड करना भी आ गया। अगर इसका कोई स्टेटमेंट आ गया तो मैं डिकोड कर लूंगा। आ जाइए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फॉर सॉल्यूट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। चलिए वॉल्यूम परसेंटेज भी आपको निकालने आ गया। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अगर सॉल्यूट का पूछा उसने, अपॉन में टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। बात समझ आई, ठीक है। और एक आता है हमारा वॉल्यूम बाय वेट, ये वाला आप रहने दीजिए, वैसे आपको समझ आ गया होगा क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास मल्टीप्लाई 100। पर ये वाला क्वेश्चन ये वाला नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। जो बच्चे सिर्फ यही करना चाहते हैं कर लीजिए स्कूल एग्जाम्स के लिए, ठीक है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये तीनों यूज होता है। कई बार स्कूल अगर आपको फंसाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सेंस लग रही है ना कि ये फार्मूला सेम इसकी तरह है, तो बच्चे फंस जाते हैं। तो आप ये तीनों क्वेश्चन या कह सकते हो तीनों, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, फार्मूला याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया होगा, समझ आ गया होगा। क्या कह रहा है, एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया 2 ग्राम कोई चीज़ है, अब मुझे नहीं पता, उसका ए नाम दे दिया, 18 ग्राम पानी में डाला। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास परसेंटेज किसका, ए का निकालना है। तो उसी का मास जो है ऊपर लिख देंगे, मास ऑफ ए, नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, मास लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, जो ये पूछा है मास बाय मास बोला है, यानी कि वेट बाय वेट। तो यहाँ पे वेट है तो टोटल वेट यहाँ पे ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। और इस तरीके से करके हम क्वेश्चन कर देंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 10% शुगर डिजॉल्व इन 100 हमारे टोटल सोल्यूशन में प्रेजेंट है। बात समझ आई, हाँ जी सर समझ आ गई। यानी कि इसका अगर स्टेटमेंट बनाने की कहूँ, स्टेटमेंट से तुम स्टेटमेंट को ओपन करने आ गया, अगर स्टेटमेंट बनाना हो तो क्या बोलोगे, 10% ए इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन, 10% ए इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। बोलने आ गया, हाँ जी सर बोलने आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या टॉपिक है। इसी तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम का भी क्वेश्चन आएगा। अगर समझो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का है तो यहाँ पे ml आ जाएगा, 2 ml ए हमने 18 ml वाटर में मिलाया, तो आप क्या लिखोगे, इधर 2 लिखोगे, इधर टोटल 18 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 18 प्लस 2 20, 2/20। और ये जितने भी मास बाय मास हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है और मास बाय वॉल्यूम है, सभी यूनिट लेस हैं। क्यों, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अभी ml का एग्जांपल ले रहे हो तो ml से ml कट जाएगा और परसेंटेज आएगी आपकी। बात समझ आई, यानी कि ये 10% आ जाएगी। अगर यहाँ पे 20 दिया होता, 20 ml और 18 ml, 20 ml और 180 ml, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि 20 ml A is dissolved in 180 ग्राम कह रहा हूँ ml of solvent। तो आप इसका मैंने बोला फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लिखोगे, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ml। नीचे टोटल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी नीचे भी वॉल्यूम आएगा, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 20 प्लस 180 और मल्टीप्लाई 100 करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। चलिए ठीक है, 20 ऊपर रहेगा, नीचे कितना 180 20 200 मल्टीप्लाई 100, ये 100 से ये 2 पे गया, ये 2 10, यानी कि ये 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ गया। यानी कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ए इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है सर, अब एक एग्जांपल आप मास बाय वॉल्यूम का दे दीजिए। चलिए ठीक है,
मैंने बोला 20 ग्राम ए इज डिजॉल्व्ड इन 1 या 280 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। हाँ जी सर, अब कैसे निकालेंगे? लगाओ फॉर्मूला। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? ऊपर वेट आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा। ऊपर वेट किसका आएगा? जिसका पूछा है, सोल्यूट का पूछा है, तो 20 ग्राम लिख दिया। नीचे क्या आएगा? नीचे आपका आएगा टोटल वेट, तो आप सॉरी टोटल वॉल्यूम, तो यानी कि सॉल्वेंट का 280 हो गया ml। अब इसका 20 ग्राम नहीं लिखना। जिसने 20 ग्राम लिख दिया बहुत बड़ा गलती कर दोगे, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। इसको ml में चेंज करोगे। अब सर ml में कैसे चेंज करेंगे? तो आपको यहाँ पे मे बी डेंसिटी दे, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। डेंसिटी जो तरीके देगी, डेंसिटी से आपने निकालना है। सर डेंसिटी से कैसे निकालते हैं? देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है इसका? 20 ग्राम। हाँ जी 20 ग्राम। और वॉल्यूम हमें x पता नहीं है, और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी हमारे को 1 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x उधर जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 20 ml इस केस में आया। ठीक है, अगर डेंसिटी दी होती 0.2 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, यूनिट भी ध्यान रखना, ग्राम पर ml है कि केजी पर लीटर है। ठीक है, तो इससे कैसे निकाले? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना रखा है? 0.2 इज इक्वल टू मास कितना रखा है? 20, और x हमें यानी कि वॉल्यूम निकालना है, इधर जाएगा x 20 अपॉन में 0.2, इसको 0 हटाएंगे, यहाँ पे आएगा ये 100 आ जाएगा। यानी कि ये 20 नहीं ऐड होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा? हमारा 100 ml। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आई। तो हम ये 1 वाला एग्जांपल, यानी कि डेंसिटी 1 है, उसके हिसाब से चलेंगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमारा 20 आ गया। यहाँ पे डेंसिटी 1 दे रखी है तभी 20 आया। डेंसिटी को चेंज करूंगा तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 100 आई है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है? डेंसिटी दे रखी होगी या किसी तरीके से आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने मास लिखना है पर नीचे तो टोटल वॉल्यूम लिखोगे। ये वॉल्यूम के फॉर्म में दे रखा है, इसकी यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में, बट इसकी नहीं थी, ग्राम के फॉर्म में, वेट है, तो इसको भी वॉल्यूम में चेंज किया तो ml आया और मल्टीप्लाइड बाई 100। चलिए, ये 20 और ये 280, 20 कितना हो गया? 300 मल्टीप्लाई 100। 100 से ये कटेगा 3, 3 पे इसको काटोगे तो 20 को 3 से काट लो, 3 6 जा 18 2, अब वो 6 पॉइंट कुछ आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? अप्रोच समझ आया? अगर अप्रोच समझ आएगा सारे क्वेश्चन निपटा दोगे 2 मिनट में, चुटकी बजाते हुए सारे क्वेश्चन निपटा दोगे। तो इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस तो करवाऊंगा मैं, खुद भी करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, मेरी बात आई होप समझ आ गई हो। इस क्वेश्चन को लिख लो, सॉरी क्वेश्चन बार बार क्यों कह दे रहा हूँ। इस आपने क्या करना है? फॉर्मूले को लिखना है और उसको डेली रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो फॉर्मूला जो है वो भूल जाओगे। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? चलिए देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये आगे हम मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है? इट इज द रेशो। ये क्या है? एक रेशो है। अच्छा सर रेशो है, ठीक है समझ आ रहा है। इट इज द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इफ सब्सटेंस ए डिसॉल्व्ड इन। अच्छा ये थ्योरी बता रहा है, मैं तुम्हें बढ़िया से मोल फ्रैक्शन समझा देता हूँ होता क्या है। चलिए फॉर एग्जांपल, मेरी बात ध्यान से समझना, मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए एक सब्सटेंस से ले लिया और बी एक सब्सटेंस से वो ले लिया, कॉमा लगाते हैं यहाँ पे। एक ए लिया मैंने, बी लिया। हाँ जी सर, ए मैंने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। मैंने बोला ए के मेरे पास 3 मोल दे रखे हैं। कितने मोल दे रखे हैं सर? 3 मोल दे रखे हैं। अभी समझो, ये नहीं सोचना कि कहाँ से आया, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। और इसके 5 मोल दे रखे हैं। हाँ जी सर, इसके 3 मोल दे रखे हैं, इसके 5 मोल दे रखे हैं। मैंने कहा मेरे पास ए के 3 मोल हैं, बी के 5 मोल हैं। आप बताओ, मोल फ्रैक्शन का सिंबल है चाई। चाई, ये हिंदी में लिख लो चाई, CHI, इसको चाई बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताइए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए। सर मुझे तो आता ही नहीं निकालने। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये मोल का सिंबल है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किस तरीके से निकालोगे? आप लिखोगे मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल, टोटल मोल। बात समझ आई? यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 गलती से मत कर देना, कई बच्चे करने लग जाते हैं। परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। फिर बी के मोल्स निकालने के लिए ऊपर बी के मोल्स, मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल। बात समझ आई? इस फॉर्मूले कैसे भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इसी को टोटल मोल कहोगे। इसी तरीके से मोल्स ऑफ बी
और मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। बात समझ आई? हाँ जी सर समझ आ रही है। मोल्स ऑफ ए कितने दे रखे हैं? 3 और 5 प्लस 3 टोटल मोल कितना? 8 यानी कि 3/8 इसका, और इसका कितना आएगा? 5/8 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 3/8 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 5/8। अब इस सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपने कर लेना, वरना ऐसे छोड़ देना। सर समझ आ गया मेरे को, अब तो आ गया। एक क्वेश्चन दे दो, चलो कोई क्वेश्चन करो। ए मेरे को 1 मोल दे रखा है और बी मेरे को 9 मोल दे रखे हैं। ठीक है सर समझ आएगा। मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जल्दी से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये आया होगा 1/10 और ये आया होगा 9/10। हाँ जी सर मेरा यही है। कैसे? ऊपर ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो मोल्स ऑफ ए ऊपर लिखना है, बाकी इन दोनों को प्लस करके टोटल मोल नीचे लिख देना है। बी के मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो मोल्स ऑफ ए बी ऊपर लिख देना है, बाकी टोटल मोल नीचे। हाँ जी सर आ गया। एक और क्वेश्चन करिए। ए के मोल मैंने दे रखे हैं 0.5 मोल, बी के मैंने मोल दे रखे हैं 0.8 मोल। मोल्स ऑफ ए बताइए, मोल्स ऑफ बी बताइए, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए। तो आप कैसे करोगे? मोल्स ऑफ ए ऊपर, टोटल मोल प्लस करके देख लो 0.5 प्लस 0.8, 5 4 8 4 12, 13 3 एक हासिल, और ये आ जाएगा हमारा 1। ये हमारा 0.13 आ जाएगा, 0.13 ये मोल फ्रैक्शन इसका आ गया। मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। इसके मोल कितने? 0.8 अपॉन में 0.13, यानी कि ये मोल फ्रैक्शन ए का आ गया। यही सिंपल सा मोल फ्रैक्शन था। ये देखो यहाँ पे यही बता रखा है। अब मेरी बात समझना, एक फॉर्मूला ये तो फॉर्मूला याद होगा। दूसरा फॉर्मूला याद रखो, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी हमेशा 1 होता है। क्या होता है? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी हमेशा 1 होता है। सर थोड़ा एग्जांपल से बताइए। चलो देखते हैं। इन दोनों के आपने मोल निकाले? हाँ जी सर निकाले। जरा इन दोनों को प्लस करो, यानी कि 3/8 प्लस 5/8, इसका एलसीएम ले लिया 8, 5 और 3 8, काटोगे 1 आ गया। यानी कि सर आपने बिल्कुल सही कहा। चलो आ जाओ यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी प्लस करेंगे, 1 आना चाहिए। हमेशा 1 आएगा, हमेशा मोल फ्रैक्शंस को प्लस करोगे 1 हमेशा आएगा। 1 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10, इसका एलसीएम लिया 10/10, 1 आ गया। देखिए जी, आ जाओ यहाँ पे। ये मोल फ्रैक्शन प्लस करोगे, ये मोल फ्रैक्शन प्लस करोगे, 1 आना चाहिए। 0.5 अपॉन में 0.13 प्लस 0.8 अपॉन में 0.13 प्लस करना है। 0.13 का एलसीएम लिया, ऊपर भी प्लस करके 0.13 आएगा, काटेंगे 1 आएगा। यानी कि आपने याद रखना है मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल उसका ऊपर लिखना है, बाकी टोटल मोल नीचे लिख के कर देना, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। दूसरी चीज, जितने के भी मोल फ्रैक्शन आपने निकाले हैं उनको प्लस कर दोगे तो हमेशा 1 आएगा। हाँ जी सर समझ आएगा। तीसरी चीज आपको अभी तक नहीं बताई, अब वो बताऊंगा, तुम्हें चीजें समझ आएंगी। ये हमेशा याद रखो, हमेशा सिर्फ 2 चीजें नहीं दे दी जाएंगी। ये कॉमन है कि 2 चीजें दी जाती हैं। अगर तीसरा भी दे दिया कि तीसरे का मोल समझ लो 4 मोल है, तो इसका भी सेम ऐसे निकालोगे कि मोल्स ऑफ सी ऊपर रहेगा, बाकी इन सबको प्लस करके टोटल मोल नीचे लिख दोगे। और 3 चीजें अगर दे रखी हैं तो सर उसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? उसका भी 1 आएगा। अगर 4 चीजें दे रखी हो तब भी उन सबका मोल फ्रैक्शन निकालोगे और प्लस करोगे 1 आएगा। यानी कि मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, जितने भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं उनको प्लस करोगे हमेशा 1 आएगा। सर एक एग्जांपल समझाइए, चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल। ए बी सी, मैं 3 का ले रहा हूँ भाई। यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक नहीं होगा, बस याद रखना। यानी कि चलो ए बी सी, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट अभी इस केस में 3 है तो 3 के हिसाब से करेंगे। इसका 1 मोल दे रखा है, इसका 2 मोल दे रखा है, इसका 3 मोल दे रखा है। बात को समझना। हाँ जी समझ रहा हूँ सर। चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालिए। तो आप क्या करोगे? मोल्स ऑफ ए ऊपर रहेगा, नीचे टोटल मोल 3 2 5 1 6। फिर मोल्स ऑफ बी ऊपर रहेगा, बाकी नीचे 6। मोल्स ऑफ 3 नीचे 6, यानी कि जिसके मोल्स निकाल रहे हो उसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका मोल ऊपर, बाकी टोटल मोल। ठीक है, ये हमारे मोल फ्रैक्शन आ गए। अगर कट रहे हैं काट दो। 2 3 जा पे जा रहा है तो 1/3 आ गया, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आ गया। अब जब इनको प्लस करोगे 1 आएगा। 2 हो 3 हो 10 हो, प्लस करोगे हमेशा 1 आएगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। चलिए देखते हैं क्या आएगा। 1/6 प्लस 1/3
3 प्लस 1/2। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो ये लगभग हमारा 6 के करीब आएगा। अगर इसको नहीं काटते ना तो आपके लिए ईजी हो जाता। अगर बिना काटे करोगे, इसको भी करोगे तब भी देखो, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो, यही करते हो ना, 2 3 जा 3 जा 1 जा 3 1 जा 1 जा 1 जा 3 2 जा 6, ये 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा यहाँ पे 3 आ जाएगा, यही आएगा। और इसको प्लस करोगे तो 6/6 यानी कि 1 आ गया हमारा। यानी कि आपको क्या चीज़ समझ आई? पहली चीज़, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स ऊपर, बाकी टोटल मोल प्लस करके नीचे। दूसरी चीज़, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें भी दे सकती हैं, यानी कि 2 कंपोनेंट्स भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन 2 वाला होता है। तीसरी चीज़ कि जितने भी कंपोनेंट दे दिए, अगर किसी क्वेश्चन में 2 दिया है तो 2 को लेकर, या किसी क्वेश्चन में 4 दिया है तो 4 को, 2 को भी प्लस करोगे तब भी 1 आएगा, 4 को भी प्लस करोगे तब भी 1 आएगा। मेरी बात समझ आई? हाँ जी सर, समझ आई। यानी कि मोल फ्रैक्शन आपको आ चुका है समझ। यही था मोल फ्रैक्शन का फंडा। बात समझ आई? यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब आप मोल फ्रैक्शन को प्लस करते हो तो हमेशा 1 आएगा, हमेशा फ्रैक्शंस को प्लस करोगे तो 1 आता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एकदम डिटेल में हर चीज़ एक चीज़ बताया है। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारे इस चैप्टर का, मोलैरिटी और मोलैलिटी, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें, 2-4 चीज़ें और ट्रिक वगैरह बता दूंगा जो कि आपको कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मे बी वो लास्ट वीडियो रहेगी ऑन द कॉन्सेप्ट्स, यानी कि कॉन्सेप्ट बताने के लिए वो लास्ट वीडियो रहेगी। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी वीडियो आएगी और वन शॉट की भी वीडियो फ्यूचर में आएगी, तो आपने उसको देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फ्रॉम माई हार्ट। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर आने वाले हैं और आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है? तो अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट बताया है, जाइए क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन बैंक है अगर आपके पास, या कोई बुक है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको ट्राई करिए। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, आप कमेंट्स में लिखो कि सर ये वाला ना क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लिंक मांगेंगे, मैं लिंक चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक चैनल। और आप वहाँ पे मेरे को डाउट पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ना ये चीज़ नहीं समझ आई, या आप बोलेंगे तो आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा डाउट के लिए। आप उधर मैसेज करोगे, सर मास्टर जी ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा, आपको मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। आई होप ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आपको, और आप ज़रूर से फीडबैक दीजिए कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आया, ये मुझे बस थोड़ा क्लियर कर लीजिए अगली वीडियो में। डाउट अगर आप भेजोगे तो अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। दूसरी चीज़, आपने वीडियो को 2x पे नहीं देखना है। हमेशा 2x पे कौन सी वीडियोस को देखी जाती हैं, जो आप रिवाइज कर रहे हो। पहली बार अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको 2x पे नहीं देखनी होती है बच्चा, ठीक है? क्योंकि अगर आप 2x पे देखोगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, पर आप पढ़ोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय बना रहे हो और चाय को अच्छे से खौलाओगे नहीं, यानी कि अच्छे से बॉईल नहीं करोगे, तो वो चाय का टेस्ट नहीं आता। और आप जल्दी-जल्दी चाय को बॉयल भी नहीं किया, जल्दी से हल्का सा हीट देके फिर निकाल लिया, और उसके बाद चाय पियोगे, टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए 2x पे देखोगे तो आपकी चाय बॉयल नहीं होगी, यानी कि कॉन्सेप्ट्स आपके तगड़े नहीं होंगे। और कॉन्सेप्ट तगड़े नहीं होंगे, फिर आप कंप्लेन करोगे कि भाई यार किसी के भी चैनल पे जाओ, सारे टाइम पास करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने, 2x पे नहीं देखना है। हाँ, जब रिवाइज़ करना हो तब आप 2x पे देख सकते हो, पर अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो आपने 2x पे नहीं देखना। वीडियो को स्लो करके देखना है आपने। दूसरी चीज़, यानी कि 1x पे देखोगे। दूसरी चीज़, अगर अभी आप 2x पे देख रहे थे तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, पहले कोई चीज़ नहीं समझ आए तो उसको दोबारा से देखो। कई बच्चे होते हैं एक ही बार में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई कमेंट में, या आप सर को मैसेज करने लग गए, अपने जहाँ पे कोचिंग पढ़ते हैं ऑफलाइन में वहाँ पे मैसेज करने लगे, सर मास्टर जी समझ ही नहीं आ रहा। पहले ध्यान से देखो कि क्या समझाने की वहाँ पे कोशिश की गई है, और अपने को फ़ोकस रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो लंबी हो चुकी है। ये जो मोलैरिटी और मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो अगली वीडियो में कवर करूँगा मैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ में 2-4 चीज़ें और बताऊँगा जो कि आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है कि भाई सर आपके लेक्चर्स मुझे पसंद आ रहे हैं, तो आपको पता है क्या करना है। और अब मैं टाटा बाय बाय करता हूँ, क्योंकि 45 मिनट हो गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि भाई ज़्यादा टाइम और लंबी वीडियो हो जाए आपके लिए, और आप सोचो अरे भाई 45 मिनट की वीडियो है, यानी कि इतनी देर देखनी पड़ेगी। चलिए बाय।